साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आज का ये फेसबुक लाइव 2-3 विषयों को लेके है जो अति महत्वपूर्ण है। और क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं हम लोग, बहुत कुछ देते हैं, तो वो हम वहां वही बात रख पाते हैं, या हाउस में भी बोलते हैं तो समय कमी होती है। जितना समय हम पे होता है पर्याप्त रूप से, उसी समय में जो पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त समय है, लेकिन उसमें ही बात रखनी होती है। बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती है। मैंने ये तय किया है कि अब हम लोग शेड्यूल बनाएंगे, हर शाम को 8 बजे आके किसी जिले के संगठनात्मक शक्ति, वहां के कार्यक्रम, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको समाज में इंट्रोड्यूस कराना, या इस तरह से एक प्रक्रिया हम लोग बनाएंगे कि विधानसभा वाइज भी हम लोग कर सकते हैं। एक दिन में 3-4 विधानसभा के लोगों को हम लोग इंट्रोड्यूस करा दें और वहां किस तरह काम हो रहा है ये सारी जानकारियां दे दें। इस पे हम लोग काम करेंगे, जिससे कि इस सोशल मीडिया का फायदा उठाया जाए। और यहाँ जो महत्वपूर्ण है, हमारी ज्यादा बात आ जाती है, जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसमें बिना किसी रोक टोक के, हालांकि रोक टोक तो यहाँ पे भी लगाने की कोशिश की जाती है। कई बार हमने देखा है कि इंटरनेट बंद हो जाता है, लाइव ऑटोमेटिक एकदम बंद जैसी स्थिति बन जाती है। ये सब चीजें हमने अब देखी, लेकिन फिर भी यहाँ काफी अच्छा है कि बहुत सारी बातों को हम लोग कह पाते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। और नमन करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मैं बार बार बताता हूं कि जितना भी हम लोग इनको याद करें, नमन करें, वो कम है। हालांकि असली नमन वही है कि जब हम इनके विचारों पे काम करते हैं, इनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं, इनके विचार को आगे बढ़ाते हैं, इनके अधूरे सपनों को पूरा करते हैं, जिस तरह का जीवन इन्होंने जिया उस जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। यही असली जो है श्रद्धांजलि, आदरांजलि होती है। तो मैं सभी महापुरुषों को याद करता हूं, महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, गुरु कबीर जी, गुरु नानक जी, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी, आप सबको मैं याद करता हूं। आपके द्वारा समाज में योगदान है उसको भी याद करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संतराम बी प्रजापति जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, सर छोटू राम के साथ साथ बाबू शिवदयाल चौरसिया, रामजी संतू जी लाड, उनके साथ साथ ब्रह्मानंद लोधी जी, मान्यवर दीनाबाना वाल्मीकि जी, मान्यवर काशीराम साहब, मां रमाबाई, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मां झलकारी बाई, मां अवंतिका बाई लोधी, मां इल्याबाई होलकर, तमाम वीरांगनाओं को, मां फूलन देवी, तमाम वीरांगनाओं को भी मैं याद करता हूं, उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और देश के आजादी में बलिदान देने वाले सभी शहीदों को भी, क्रांतिकारी भाइयों को, कोतवाल धन सिंह गुर्जर से लेकर तमाम हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह, उधम सिंह जी, सरदार करतार सिंह सराभा जी, तमाम उन वीरों को जिनके रक्त से ये मिट्टी जो है उनका बलिदान हुआ और इस देश में आजादी है, उन महापुरुषों को भी मैं याद करता हूं।
और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भी मैं याद करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा उनके समय में किया गया एक प्रयास जो है जिसने बहुत सारे पिछड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। बीपी मंडल जी को भी मैं याद करता हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं बाराबंकी की सफल रैली के लिए आप सबको बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश की पूरी टीम जिन्होंने वहां देखरेख की, वॉलंटियर फोर्स के हमारी भाई और बहन, मैंने बहनों को भी देखा वॉलंटियर काम करते हुए, उन बहनों को बधाई देता हूं। वो मुझे सुन रही होंगी या सुनेंगी बाद में। उन भाइयों को बधाई देता हूं जो गर्मी में पसीने पसीने होकर खड़े थे। टेंट उड़ गया था, रात में आंधी आई और टेंट उड़ गया था, और सुबह मुझे बात बताई गई कि, और मुझे वीडियो दिखाई गई कि हालत बड़े खराब है, लेकिन टेंट के बाहर, टेंट के अंदर जो माताएं, बुजुर्ग, अभिभावक के रूप में जो नौजवान साथी थे वो तो थे ही, लेकिन जो माताएं और नौजवान साथी धूप में खड़े होकर सुन रहे थे, गर्मी में जो डटे हुए थे, मैं उनको भी बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग भी इसीलिए ज्यादा काम कर रहे हैं कि महापुरुषों के अधूरे सपने को हम लोग पूरा कर पाए। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की तरफ से कहना चाहता हूं, एक एक नेता की तरफ से, कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगी 2027। और ये अब आने वाले कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा हमारी नीतियों के कारण, जिस तरह की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, बधाई जिले की टीम को, मंडल की टीम को, उन साथियों को जिन्होंने एक एक पैसा जुटाया। एक मेरा आग्रह रहेगा, हालांकि इसकी आलोचना भी होगी इस बातों से, मगर मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने साथियों से भी, जहां भी रैली, जैसे कार्यक्रम अभी लखीमपुर खीरी में है 29 तारीख का, सहयोग के लिए भी कोई चीज आप रखा करो, क्योंकि ये जो आंदोलन है हमारा महापुरुषों के विचारों पर आधारित आंदोलन है। तो एक वोट के साथ एक नोट की अपील भी क्या करो, दल चलाने के लिए सहयोग की जरूरत है। कई चीजें सहयोग कमी में नहीं हो पाती। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने साथी आते हैं, कि वो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी आंदोलन में किया करो, जिससे कि हम आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ा पाए। और इसको इस तरह आप समझिए कि आज की जो सरकार है, उन पे आरोप है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, पूंजीपति लोग, उनको आंदोलन के लिए पैसा देते हैं, आंदोलन कामयाब करने के लिए। लेकिन उन पे ये भी आरोप है कि उस आंदोलन को कामयाब करने के लिए जिनसे पैसा लेते हैं उनके लिए काम करते हैं, और उसमें आम जनता का अहित होता है। अगर हम लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से पैसा अगर हम लोग लेने लग जाएंगे, उनका काम करने लग जाएंगे, तो इससे हम लोग अपने लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। इस पे हमारे नायक मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो अपने लोगों से सहारा लो, उनके इशारे पे काम करो। बहुजन समाज के लोग अगर गुलामी से आजादी चाहते हैं, तो चाहे तो वो 1 रुपया रोज भी अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ सामान लेके आए, 1 रुपया बचा, उसको रख लिया, इस नाम से लिख के किसी गुल्लक में, किसी बॉक्स में, किसी बैग में, कि भाई ये पैसा आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद भाई को देना, आजाद समाज पार्टी काशीराम को पहुंचाना है। और जब भी आपको समय लगे, पास के कार्यालय में जाके जमा करा दो। इसलिए ये मांग मेरी आपसे थी, और मैं साथियों से भी कहूंगा कि भाई इस बात को क्या करो। हम कोई धन्ना सेठू की औलाद है, कहां से लाएंगे पैसा आंदोलन कामयाब करने के लिए। दूसरा, क्योंकि मैं वर्तमान के हालात पर चर्चा के लिए कर रहा था, हम बहुजन समाज का आंदोलन चला रहा था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, हुआ ऐसा कि मैं नजीबाबाद में था लोकसभा चुनाव जीतने के बाद। मैंने एक बात कही कि भाई जब 8-10 दिन कावड़ का त्योहार होता है और सड़कें पूरी फुल हो जाती हैं और कई तरह की परेशानियों का सामना एम्बुलेंस को भी, सरकारी गाड़ियों को भी, प्राइवेट व्हीकल्स को भी करना पड़ता है, बच्चों को भी, छात्र छात्रा को भी करना पड़ता है, तो 5 मिनट जब नमाज का समय आता है ईद का, तो उसको 5 मिनट मिल जाए तो कोई बुराई तो नहीं। बड़ी आलोचना हुई कि देखिए चंद्रशेखर कैसी बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया ने उल्टा सीधी बातें चलाई, क्योंकि मीडिया काम तो ये उसको उस तरह से जो है समाज में पैदा करना कि हम बंटवारे की वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात बंटवारे की नहीं थी, ये बात थी बराबरी की, कि सरकार अगर सबकी है और सरकार अगर संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है, तो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है, देश में आर्टिकल 25, 26, 27, 28 है, तो सभी को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए उस तरह के पर्याप्त अवसर और सुविधाएं मिलनी चाहिए।
तो जो बात मैंने कही उस समय तो तमाम आलोचना होती है, हालांकि आलोचना से मुझे क्या फर्क पड़ना, मैं तो सच कहूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है आलोचना से। लेकिन हुआ ये कि अभी 3-4 दिन पहले हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक ऑर्डर आया, जिसमें हुआ ये कि एक मस्जिद में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी एक घर पे, और उसके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया था, और फिर वो कोर्ट गए। तो कोर्ट ने बड़ा शानदार ऑर्डर देते हुए कहा कि भाई किसी के व्यक्तिगत जमीन पर अगर कोई अपना धार्मिक आयोजन कर रहा था, आप कौन है उनसे परमिशन के लिए कहने वाले या उनसे सवाल करने वाले? आप कौन है उन पर कार्रवाई करने वाले? अधिकारियों से पूछा, डांट लगाई, और यहां तक कह दिया कि अगर आप संभल में तो धर्म का पालन नहीं करा सकते तो एसएसपी डीएम कहा कि आप ट्रांसफर ले लो किसी दूसरे जिले में, या नौकरियां छोड़ दो। इस तरह की सख्त टिप्पणी की हाईकोर्ट। मैंने उसको पढ़ा, और पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जिस बात को मैं कह रहा था एज ए लॉयर, एज ए संविधान पालन करने वाला था, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, मतलब बराबरी की बात जब मैं कर रहा था, तो जब मेरे ऊपर तो आलोचना, तो मैं तो देखूं उन लोगों की हिम्मत, वो हाईकोर्ट पे आलोचना करे, हाईकोर्ट के खिलाफ आंदोलन करे, जो मेरे खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं जो बात कहता हूं वो कानून के दायरे में कहता हूं, संविधान सम्मत कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं हमारे लोगों पे उसका असर होता है। हमारे इतने जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग जो जुड़े हुए, वो उसको फॉलो करते हैं। इसलिए मैं बहुत बात को गंभीरता से कहता हूं, बड़ी समझदारी से कहता हूं, और इस बात को समझते हुए कहता हूं कि संविधान के मूल्य क्या है, संविधान को बनाने वाले लोग, संविधान की जो भावना है, इस विषय पे संविधान की भावना क्या है। तो कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की कि आप संख्या नहीं तय कर सकते हो, ठीक है, आप जो है उनको जबरन नमाज पढ़ने से मना नहीं कर सकते हो। तो सवाल ये है, एक तरफ देखिए, मैं बिल्कुल जो बात करूंगा वो संवैधानिक दायरे में करूंगा, और जो बात करूंगा, हालांकि आप आलोचना करें या समर्थन करें, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात कहूंगा वो न्याय की कहूंगा, मानवतावादी बात कहूंगा, इंसानियत की बात करूंगा, ठीक है, इसके राजनीतिक वोट का नफा नुकसान की चिंता नहीं करते हुए। सबको धार्मिक आजादी देता है संविधान। जहां एक तरफ आप सड़कों को ब्लॉक हो जाती है, उनकी परवाह नहीं करते, तमाम धार्मिक यात्राएं सड़कों पर निकलती हैं, आप लोग उसमें प्रोटेक्शन देते हैं, व्यवस्था करते हैं, आप उससे भी आगे बढ़ के पुलिस ड्यूटियां लगाते हैं, फूल बरसाते हैं, तमाम तरह की प्रयास करते हैं कि भाई कार्यक्रम शांति प्रिय हो, सुविधाएं मिले। अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, तेल मालिश करते हैं, बढ़िया खाने की व्यवस्था कराते हैं, सब चीजें कराते हैं, यानी कि पूरी सुविधाएं कराते हैं। बड़े बड़े नेता फूल बरसाते हैं। तो ये एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ इतनी नफरत क्यों कि आप कह रहे हैं कि 1 इंच पैर मत बाहर रख देना, वरना रेल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकारी जो है वो भाषा बोल रहे हैं भाजपा नेताओं जैसे। और ये जो मैं समझता हूं ना कि ये कैसे क्यों हो रहा है, इसके पीछे मुझे एक कारण नजर आता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है। कौन मुख्यमंत्री? ढोंगी मुख्यमंत्री, ढोंगी आदित्यनाथ जी। मैं इनको ढोंगी क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो ढोंग रचते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब मैं तो संन्यास लिया हुआ व्यक्ति हूं। हालांकि व्यक्तिगत आलोचना करने का मुझे अधिकार नहीं, मैं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आपका फर्ज ये बैठता है कि संविधान के अकॉर्डिंग आपका भाव सबके प्रति अच्छा होना चाहिए, सबके प्रति आपका एक ही तरह का रुख होना चाहिए, और जो चाहे वो बजट हो, पैसा हो, वो सभी के लिए बराबर तरह से खर्च हो, और वो जो न्याय हो सबके लिए बराबर हो। लेकिन मैं यहाँ ये बात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोगों को भी कहना चाहता हूँ। अभी रविदास जयंती का कार्यक्रम हुआ, कोई परमिशन नहीं दी गई, नहीं, एक परमिशन पे तो बवाल हो गया। जो पुलिस ने पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दी और बाद में उसको कैंसिल कर दी किसी शिकायत पे। तो अगर आपको कैंसिल करनी थी किसी शिकायत पे तो आपने दी क्यों? आपने इस तरह की स्थिति क्यों पैदा की? आपने पहले जांच क्यों नहीं कराई? अधिकारियों को कोई जवाब नहीं है। तो मैंने नोटिस किया कि ढोंगी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, इसकी वजह से पुलिस मजबूरी में कर रही है। उदाहरण, उत्तर प्रदेश में कोई गुरु रविदास जी की जयंती की नई परमिशन नहीं, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कोई नई परमिशन नहीं, किसी शोभा यात्रा कोई नई परमिशन नहीं, किसी गुरु घर पे उस तरह का साज सजावट का प्रोग्राम। मैंने तो अपने यहाँ जिलाधिकारी से कहा भी, क्योंकि ये हमारा अधिकार है
लेकिन तमाम धार्मिक आयोजनों पे इतना जो है सरकार सहयोग करती है, अधिकारी सहयोग करते हैं, जाकर जांच करते हैं। ईद पे भी हम लोग देखते हैं, जाते हैं ईदगाह वगैरह पे, लेकिन SC ST OBC के उसमें तो नहीं दिखाई देते कहीं, किसी भी धार्मिक उत्सव में नहीं दिखाई देते। इतने महापुरुषों की जयंती होती है, फूले साहब की होती है, साहू महाराज की होती है, काशीराम साहब की होती है, बाबा साहब की होती है, गुरु रविदास जी की होती है, गुरु कबीर जी की होती है, कभी नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते भाई? इसका मतलब आप ढोंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप ढोंगी हैं। आप अपने ढोंग के चरित्र को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ढोंगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। प्यारे साथियों, मैंने कहा ना, मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूं। मैंने इस कोर्ट का आपको ऑर्डर का वो दिया जिसके आधार पे कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और कहा कि जाके अगर आप पालन नहीं करा सकते, क्या तो इस्तीफा दे दो या फिर कहीं ट्रांसफर ले लो, वरना अदरवाइज लोगों के धर्म की उपासना का जो अधिकार है, धर्म के पालन का अधिकार, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरी सरकार को, उनकी पॉलिसी को। और अधिकारी बेचारे तो मजबूर हैं, पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के हिसाब से उनको काम करना, जो सरकार चाहती है वो काम करना, वो तो बेचारे मजबूर है। इसलिए मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी से, कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आस्था कुछ ही लोगों की है, उन्हीं लोगों की जो सरकार के एजेंडे फिट बैठते हैं, वरना दलितों की, मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ा समाज है रविदास जी को मानने वाला, कोई वो नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई नई परमिशन नहीं, कोई उनकी जो है धार्मिक भावना कोई सम्मान नहीं। बाबा साहब और तो और जिसका नाम लेते हैं दुनिया में जाके, और मुख्यमंत्री जी गए थे बाहर जापान वगैरह, कब बोले मैं बुद्ध के देश से आया हूं। आई एम कम फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। लेकिन यहां अगर भगवान बुद्ध का कोई जो है कार्यक्रम होता है तो उसकी परमिशन नहीं देते, उस परमिशन में आगे गुंडे तोड़फोड़ कर देते हैं, उल्टा पीड़ितों पर कार्रवाई हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ढोंगी मुख्यमंत्री जी वास्तविकता में उनके अंदर न्यायप्रिय चरित्र नहीं है, अदरवाइज वो इस तरह का अन्याय नहीं करते कुर्सी बैठने के बाद। एक दूसरा जो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। अब इसमें क्या है, जो केंद्र की हमारी सरकार है, जिसमें मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं कि मैंने कभी बयान नहीं दिया, जबकि हालांकि उन्होंने मंगलसूत्र और ये वो पता नहीं क्या क्या बयान दिए, कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मोदी सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। इन पर निगरानी रखने और इनको रोकने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को पूरी तरह से पंगु बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM की रिपोर्ट संसद में पेश नहीं की जा रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाया। क्या दोहरा मापदंड नहीं, विदेशी रिपोर्ट ठुकराओ, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं को अंधेरे में रखो। और नारा क्या दिया, सबका साथ सबका विकास। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की एक भी रिपोर्ट, अब मैं मंडे को जब जाऊंगा तो इस पर जो है तख्ती लेके प्रदर्शन करूंगा, पूछूंगा सरकार से सवाल, एक भी रिपोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की इस 12 साल के कार्यकाल में अब तक भी सदन के पटल पर नहीं रखी गई है। ये एक बहुत बड़ा, जब आपने रिपोर्ट ही नहीं दी समितियों ने, तो एक नए तरह का बदलाव, नई तरह की स्थिति की जानकारी, उसकी निगरानी और उस पर जो रोकथाम है अत्याचारों पर, या उनके लिए उनके अधिकार क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए कोई योजना आप कैसे बना लो। मैं इसको और मजबूत करके बताता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आए। 2019 में उन्होंने सबका प्रयास सबका विश्वास जोड़ दिया। इस नारे को मोदी सरकार की पहचान बनाने में हर मुमकिन कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में दोहराते हैं, दावा करते हैं कि उनका शासन समावेशी है, कोई भी वर्ग पीछे नहीं छूटेगा। लेकिन जब बात राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM की वार्षिक रिपोर्टों की आती है तो ये नारा खोखला साबित होता है। 2014 से अब तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की एक भी वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश नहीं की गई है। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 1313 का सीधा उल्लंघन है।
यह धारा स्पष्ट रूप से कहती है कि आयोग की रिपोर्ट, उसमें दी गई सिफारिशों पर सरकार की कार्रवाई का मेमोरेंडम और अस्वीकृति के कारण सब कुछ संसद के दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। लापरवाही या अल्पसंख्यकों की अनदेखी, यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाई, सिखों, बौद्धिस्टों, जैनों की और पारसियों के संवैधानिक अधिकारों पर पूरी तरह से उदासीनता है। अत्याचारों की शिकायतें, हिंसा, पुलिस अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार, इन सब पर एनसीएम स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से ना तो संसद बहस कर पाती, ना जनता को पता चलता कि सरकार क्या कर रही है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला है, ये बात भी मुझे आपको बतानी। हालांकि अलग बात है कि इन विषयों पे कोई चर्चा करता नहीं, किसी पार्टी को फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई इस देश में माइनॉरिटी जो है, जिसमें मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनके साथ किस तरह की हिंसा हो रही है, किस तरह इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर, किस तरह उनको जो है उनके घरों बुलडोजर चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। उनके कई बार तो जो उन्हीं के समाज से आते हैं नेता, वो भी बेचारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि तत्काल सरकार को मौका मिलता है कार्रवाई करने का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ नगीना के आधार पे नहीं, नगीना के तो हर एक व्यक्ति का मैं ऋणी हूं। आज उनके वहां के किसानों के लिए मैंने आवाज उठाई कि गन्ने का मूल्य 500 रुपए हो जाए, कर दिया जाए, क्योंकि डबल इंजन सरकार है। और बिजली जो है, आपने वादा किया चुनाव में 2022 के कि बिजली का दाम हम लोग आधा कर देंगे, लेकिन बिजली सोने के तारों में आ रही है। उत्तर प्रदेश में किसान मजदूर परेशान है, गरीब मिडिल क्लास परिवार परेशान है, बिजली के दाम कम किए जाएं। मैंने सरकार से मांगी किसानों का कर्ज माफ किया जाए, और जो आप किसान सम्मान निधि देते हैं, आप कहते हैं 6,000 रुपए सालाना, यानी कि 6,000 तो एक बार सुनने में लगता है, लेकिन असल है 500 रुपए महीना। 500 रुपए महीना में एक हफ्ते का राशन नहीं आता, 2 दिन के भोजन में 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। सम्मान नहीं है, असहाय निधि, इसलिए मैंने उसको 1,00,000 रुपए किया जाए सालाना, इसकी मैंने मांग उठाई। और गन्ने के दाम के साथ गन्ने के जो गन्ना हम डालते हैं मील में, उसका पैसा 14 दिन के अंदर आ जाए। और ये सारी मांगे, और जो हमारे यहाँ की जर्जर नहरें नगीना की, उनकी भी मांग मैंने उठाई, उनका ध्यान रखा जाए, उन पर वो काम किया जाए। और कोल्ड स्टोरेज और जो है वो हमारे यहाँ बन जाए, इसकी भी मांग को जो है मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाया कि भाई कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ बन जाए, या जो बड़े से वो बन रहे हैं उस तरह के वो भी हमारे यहाँ बन जाए, ठीक है, गोदाम। तो ये सब बातें मैंने पार्लियामेंट में उठाई। आज जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ नगीना के लिए नहीं कर रहा हूँ, देश भर के, उत्तर प्रदेश और तमाम बड़े प्रदेशों और तमाम पूरे देश के जो मुस्लिम्स हैं, जो जैन हैं, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, उन जो पारसी, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनका इतिहास, उनके जो है सशक्तिकरण, उनके साथ जो जुर्म जातीय अत्याचार, उनको ध्यान में रख के रखी है। और जिन लोगों के सामने रखी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू, काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं, उनके जिनके सामने रखी है, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ ये हमारा नैतिक धर्म भी कि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं तो हम भी संविधान की किताब को सिर्फ जो है जबरदस्ती दिखाते ना घूमे कि हम संविधान को मानने, और संविधान को मानने वाले हैं तो संविधान को मूल्यों को भी हमें मानना चाहिए, संविधान के मूल्यों की भी रक्षा करनी चाहिए, संविधान के आधार पर राज व्यवस्था बने, इसका भी हमें कोशिश करनी चाहिए। मैंने जितनी बातें कही, मैं आपसे आग्रह करूंगा, वास्तविकता में अगर आप मुझे सुनते हैं, मुझे मानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी आप करो कि किस तरह से इस कम समय में, जो कम समय वहां मिलता है लड़ने के बाद, उसमें मैं किस तरह से देश भर के इशू को, देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, महिला, किसान, नौजवान, बेरोजगार, सबके विषयों को मैं उठाने की कोशिश करता हूं, उनकी समस्याओं के हल के लिए। नगीना के विषय को, देश भर के किसानों के विषय को मैंने आज जब शुरू किया तो किसानों को श्रद्धांजलि दी जो शहीद हुए, अपनी स्पीच उनको समर्पित कर दी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, मेरे नौजवान साथियों, युवा साथियों, प्यारे नेताओं, हमारी पार्टी के, हमारे संगठन के नेताओं, मैं आपसे कह रहा हूं मेरी बात को सुना करो, इसको जमीन पे ले जाकर लोगों के बीच में रखा करो। तमाम लोग आएंगे ददर की बात करने, तमाम राजनीतिक दल की बात करेंगे, वोट की बात करेंगे, लेकिन जो मुद्दे जिनसे लोग, जनता को दिक्कत है, आलू के दाम की मैंने बात की आज, आलू का दाम, आलू के किसानों को नहीं मिल रहा पर्याप्त दाम, जो उचित दाम मिलना चाहिए। मैं पानी की समस्या के लिए बात की, तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, जैसे एक समस्या और है, नोएडा में सफाई कर्मचारियों के नेता नोएडा अथॉरिटी पर अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, मगर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने जबरन उन्हें जेल में भेज दिया। उन सबकी मांगे मानी जाए। गौतम बुद्ध नगर में
जो सफाई कर्मचारी नेता है वो नोएडा अथॉरिटी पे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे और नोएडा पुलिस ने उनको उठा के जेल में भेज दिया। कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग जेल में हैं। उनकी सारी मांगों पे सुनवाई होनी चाहिए। ये मांग भी जो है आज हमारे संज्ञान में आई और मैं आपके इस लाइव के माध्यम से आपको रख रहा हूँ। और मैं जो यूट्यूब भाई जो तमाम साथी जो है वो करते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आप जरूर जो है इस पे अपनी वीडियोज बनाएं, जिससे कि भाई ये मेरी जो मांगे हैं ये सरकार तक पहुंचे। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए आप तो दिखा दो भाई, आपका धन्यवाद कर देंगे हम लोग, हालांकि हम तो करते ही हैं। इसलिए मैं आपसे मेरे साथियों ये बात मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि जिस तरह के आज के हालात हैं, और क्योंकि अभी ईद आ गई है, अभी 1-2 दिन बाद ईद का त्योहार आएगा, तो आप देखना किस तरह का जो है माहौल बनाया जाएगा कि आप 5 मिनट ये नहीं कर सकते, आप 10 मिनट वो नहीं कर सकते, और डंडा दिखाया जाएगा और सब चीजें की जाएंगी, क्योंकि सरकार जिस विचार की होती है उसको खुश करने के लिए, और क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कोई बोलने वाला तो है नहीं यार इनके पक्ष में, कोई बोलने वाला, तो जितना तो दबा सकते हो दबा दो। कहा गया ना, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होते। हम लोग अन्याय नहीं सह सकते, इसलिए हम लोग आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, और जहां जो भी अपराध होता है अपराध के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। मैं इसलिए बात मैंने आपके सामने रखी कि मेरा दायित्व है आपको जगाना, आपको समझाना। और 29 तारीख का कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में, वहां आपसे मुलाकात होगी और इन सभी विषयों पर मैं वहां भी चर्चा करूंगा। और मैं उत्तर प्रदेश के साथ देश भर के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तविकता बेरोजगारी और तमाम समस्या परेशान, तो आइए आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ जाइए। मैं युवा हूं और मेरे साथ बहुत बड़ी एक युवाओं की टीम जो इस आंदोलन में नेतृत्व कर रही है, वो सब बेरोजगारी के दर्द को समझती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गांव में रहने वाले अपनी माँ को, बहन को, भाई को, उस बुजुर्ग पिता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी आएगी तो एक एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ा जाएगा। जब उनकी जेब में पैसा होगा तभी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन हम लोग संकल्प लिया हमने 15 मार्च को अभी बाराबंकी में 2026 में कि हम वो पूरा करेंगे, महापुरुषों का अधूरा सपना पूरा करेंगे। मैं आपसे भी कह रहा हूं, बेरोजगारी पे हम बहुत बड़ा जो है अब मूवमेंट चलाने वाले हैं, और हमारी नकल में बहुत सारे लोग चलाएंगे, आप देख लेना, बहुत सारे लोग चलाएंगे। इसलिए मैं आपसे जो है अपील करता हूं कि आप आजाद समाज पार्टी जुड़े, आजाद समाज पार्टी को मौका दें, एक अवसर दें। जिस तरह नगीना की आवाज मैंने देश भर के, नगीना के साथ देश भर की आवाज मैंने लोकसभा में सीमित समय में उठाई है, अगर आप मौका देंगे उत्तर प्रदेश पे काम करने का, तो आप देखना उत्तर प्रदेश की काया पलट के रख दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में इतना काम किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा किसी जाति धर्म का वो बोलेगा कि आजाद समाज पार्टी को ही वोट करेंगे, भविष्य में भी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और आजाद समाज पार्टी के जरिए उत्तर प्रदेश के हालात बदलेंगे। चाहे वो मेरठ की समस्या हो कि मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बने, इन तमाम मांगों को लेके, जैसे रेलवे की मांगे हम लोगों ने उठाई, लगातार हमारा संघर्ष रहेगा। अभी तो हम लोग सत्ता में नहीं, इसलिए मांगे उठा रहे हैं, सत्ता में होंगे तो कर देंगे धड़ाधड़, जितना बैकलॉग है तत्काल भर देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे लाखों नौजवानों को रोजगार। मैंने 3 लाख रोजगार रेलवे में खाली पड़ी है बैकलॉग। मंत्री जो जवाब देते 1,42,000 दे रहे, लेकिन 1,42,000 देने के बाद भी 1,58,000 बाकी रहेंगी, उनको भी लड़ लड़ के दिलवाने काम करेंगे। आशा बहने, आंगनबाड़ी बहने, भोजन माताओं, पंचायत सहायकों, सबके विषयों को, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई, पुलिस के भाई, सबके अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बलों के मामला आज ही लगाया है। उनके साथ जो दोहरा व्यवहार हो रहा है, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही। इन सब चीजों, पुरानी पेंशन के मामले को, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC कर्मचारियों के लिए जिस तरह का अन्याय कर्मचारी सह रहे हैं, दफ्तरों में भेदभाव हो रहा है और उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, लीव नहीं मिल रही, ट्रांसफर की समस्या है, इन सब विषयों को फोकस करके इन पे काम करेंगे। लेकिन तब उसके लिए आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, आर्थिक सहयोग भी करना पड़ेगा और राजनीतिक शक्ति भी देनी पड़ेगी। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, और आपने क्या सीखा, किस तरह का आपका रिस्पॉन्स है, इस बात को आप लेके जाएंगे नहीं जाएंगे इधर उधर की, भाई हम लोग संवैधानिक लोग हैं, इधर उधर की बातें ना करके मुख्य मुद्दों पर लोगों के बीच जाकर चर्चा करेंगे, तो शायद हमारी बात 23 लोगों के बीच में जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, आप सबको बधाई, धन्यवाद।